अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी लोकोमोटिव सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले जो है वो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। तो कहता है जी लोकोमोटिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो जिसके अंदर हमारी बॉडी के मसल्स और स्केलेटन आता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टम है स्टूडेंट बना होता है स्केलेटन का, स्केलेटन मसल्स का, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। अब कहते हैं कि दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू अलाउ द मूवमेंट। अब ये सारे सिस्टम के जो पार्ट्स हैं इनका काम क्या होता है कि ये मिलके जब काम करेंगे तो हमारी बॉडी को मूवमेंट अलाउ करेंगे। अब कहते हैं कि इंजरीज रिलेटेड टू लोकोमोटिव सिस्टम। अब इंजरीज जो इसमें आती हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दो तरह की डिस्कस की हुई हैं। एक तो है आपके पास सट्रेन और दूसरा है सप्रेन, ठीक है। अब ये डायग्राम आप थोड़ी सी देख लें कि ठीक है, सट्रेन जो है इसके अंदर ठीक है हमारे टेंडन, ठीक है, हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि जो सप्रेन है ठीक है जिसके अंदर हमारा लिगामेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब चलते हैं हम आगे कि क्या कह रहा है। इंजरीज टू दिस सिस्टम कॉमनली इन्वॉल्व सप्रेन एंड सट्रेन, ठीक है, कि दो मेनली जो है ना वो इंजरीज आती हैं सप्रेन और सट्रेन्स की। अब सप्रेन्स देखते हैं सबसे पहले। क्या कहता है कि सप्रेन, इसको आम जुबान में इसको मोच भी कहते हैं, ठीक है। सट्रेन के लिए भी हम यही कहते हैं, या दबाव जिसे कहते हैं पड़ जाना, ठीक है, सट्रेन के लिए। अब सप्रेन जिसको मोच कहते हैं कि ये इंजरी होती है हमारे लिगामेंट के लिए, ठीक है, लिगामेंट पे इंजरी होती है। अब लिगामेंट क्या है कि एक टफ और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो कि बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। यानी हमारी बोन्स जहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं उससे पहले अल्लाह ताला ने एक फाइब्रस लिगामेंट बनाया होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि ये बोन्स को आपस में ज्वाइंट करती हैं और साथ में बोन्स को फ्रिक्शन से बचाती हैं, ठीक है। अब देखें हड्डी है ना, बोन है, तो अगर बोन के ऊपर बोन जब रगड़ खाएगी, मूवमेंट होगी तो रगड़ पैदा हो सकती है, ठीक है, हड्डी डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे लिगामेंट बनाया होता है। तो जब इसके ऊपर कोई इंजरी आती है तो उसको हम सप्रेन कहते हैं। और कहते हैं कि अब मोस्ट कॉमनली जो है इसके इश्यूज आ सडन ट्विस्ट, अगर कहीं से ट्विस्ट आ जाए, ठीक है, गिर जाए, कोई फॉल हो जाए, आर इम्पैक्ट दैट ओवर स्ट्रेच, या फिर कोई भी इस तरह की मूवमेंट हो जाए जिसमें जो है ना हमारे लिगामेंट के ऊपर खिंचाव आ जाए, ठीक है, या फिर जो लिगामेंट है वो टीयर हो जाए, फट जाए, तो उस कंडीशन में जो है वो सप्रेन होती है। अब कॉमन लोकेशंस जो है वो सप्रेन की, यानी कि जहाँ पे ये मोच आती है उसमें हमारी एंकल है, ठीक है, हमारी नीज हैं और हमारी रिस्ट है, यानी कि जहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। तो वहाँ पे ये ज़्यादातर जो है ना लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। अब सिम्टम इसमें है जी सबसे पहले कि पेन और पेशेंट को टेंडरनेस होगी, ठीक है, अराउंड द अफेक्टेड ज्वाइंट, ठीक है, जहाँ पे मतलब सप्रेन होगी वहाँ पे पेन और टेंडरनेस होगी। उसके बाद स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब प्रॉपर्ली पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और ब्रूजिंग अराउंड द इंजर्ड एरिया, और जो इंजर्ड एरिया है उसकी सराउंडिंग में ब्रूजिंग हो जाएगी, मतलब रेडनेस या फिर पर्पलिश सी जो है ना वो एरिया हो जाएगा। उसके बाद है जी इंस्टेबिलिटी आर फीलिंग ऑफ गिविंग वे इन द ज्वाइंट, ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो इनस्टेबल होगा और उसको फील होगा कि जैसे जो है ना गिविंग अवे, मतलब जैसे टूट गया जॉइंट, ठीक है, इस तरह से पेशेंट फील करेगा। उसके बाद जब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो ट्रीटमेंट में स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने रेस्ट जो है वो पेशेंट को करवाना है। इसमें मतलब आपने ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करवाना है जिसकी वजह से जो लिगामेंट है, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस की वजह से लिगामेंट के हील होने में जो है ना मजीद प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आ जाता है जी आइस। आइस आपने अप्लाई करनी है जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन जो है वो रिड्यूस होगी और पेशेंट को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि यूज़ अ टॉवल आर क्लॉथ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द स्किन एंड अप्लाई फॉर 15 to 20 मिनट एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि आइस अप्लाई करने के बाद आपने उसको कवर कर देना है, स्किन को कवर कर देना है टॉवल के साथ या क्लॉथ के साथ 15 से 20 मिनट के लिए। कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है, कंप्रेशन के लिए कहते हैं कि यूज़ अ कंप्रेशन बैंडेज टू लिमिट द स्वेलिंग। कंप्रेशन बैंडेज जो है वो आपने अप्लाई करनी है जिस वजह से स्वेलिंग जो है लिमिटेड हो जाएगी, मजीद स्प्रेड नहीं करेगी। एलिवेशन आता है, तो एलिवेशन में ये है जी एलिवेट द इंजर्ड लिम्ब टू रिड्यूस द स्वेलिंग। इसमें भी ये है कि आपने मतलब जैसे एंकल पे लगी है तो आपने उस वाली उस साइड की एंकल का या लेग को क्या करना है, थोड़ा सा एलिवेट कर देना है, ऊपर की तरफ उठा देना है ताकि स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो। पेन रिलीफ, यानी कि पेन किलर जो मेडिसिन है, ओवर द काउंटर पेन किलर मेडिकेशन आपने देनी है, जैसे एसिटामाइनोफिन है, यानी पैनाडोल वगैरह, इब्रोफिन वगैरह है, ठीक है। इसकी वजह से पेन जो है पेशेंट की रिड्यूस होगी, इन्फ्लामेशन भी कम होगी। उसके बाद है जी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज। कहते हैं कि वंस द इनिशियल स्वेलिंग एंड पेन डिक्रीज, जैसे ही पेन और जो है स्वेलिंग कम होगी तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो है ना वो आपने परफॉर्म करनी है ताकि ज्वाइंट जो है वो दोबारा से अपना स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को रीगेन कर सके।
नेक्स्ट आ जाता है जी स्ट्रेन। अब स्ट्रेन वो कंडीशन होती है जिसमें जो है वो इंजरी अगर होती है हमारे मसल्स और या जो टेंडन है, ठीक है, उनके ऊपर, यानी मसल भी इसमें डैमेज हो सकता है और जो है टेंडन भी अफेक्ट हो सकता है। अब टेंडन का काम क्या होता है कि ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन के साथ, और जो टेंडन होता है ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। अब कहता है कि इसकी जो कासेज़ हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रेन क्यों होती है, ओवर स्ट्रेचिंग या फिर ओवर यूज़ ऑफ द मसल। एक मसल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो या बहुत ज़्यादा उसमें से खिंचाव आ जाए उस कंडीशन में। अब जो कॉमन लोकेशन है जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाती है या स्ट्रेनिंग हो जाती है, उसमें हमारी लो बैक के मसल आ जाते हैं, हैमस्ट्रिंग्स आ जाते हैं एंड शोल्डर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ज़्यादातर मतलब ये वाले एरियाज जो है ना, जिनके इनके ऊपर जो है वो स्ट्रेन होने का चांस है। यानी कि हमारे जो कमर के मसल्स हैं या फिर हमारे शोल्डर के और हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेंथ हमारे जो है ना, बाजू के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, और शोल्डर में कंधे के मसल्स आ जाते हैं। अब कहते हैं कि इसमें जो सिम्टम आते हैं स्ट्रेंथ, इसमें भी चूंकि मतलब इंजरी हुई है, ठीक है, मसल जो है वो उसकी टीयरिंग वगैरह हुई है, उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, ठीक है, तो इसमें पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, टेंडरनेस हो सकती है अफेक्टेड मसल या टेंडन के ऊपर, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, मसल स्पैज़म आ जाएगा, यानी स्पैज़म का मतलब ये मसल्स में खिंचाव आ जाएगा, मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, वीकनेस होगी अफेक्टेड मसल के अंदर। इसके बाद इसमें ट्रीटमेंट में इसमें भी यही कि आपने पेशेंट को रेस्ट करवाना है, एक्टिविटीज़ से अवॉइड करवाना है, ताकि जो है वो अफेक्टेड मसल के ऊपर स्ट्रेस वगैरह ना आए। आइस अप्लाई करनी है जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस होगी। कंप्रेशन आपने देना है बैंडेज के साथ। उसके बाद एलिवेशन करना है कि जहाँ पे भी इशू आया है, ठीक है, उस इंजर्ड लिम्ब को आपने एलिवेट करना है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। पेन रिलीविंग मेडिसिन जो है वो आपने देनी है, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जैसे पैनाडोल वगैरह, ठीक है, वो भी पेन को रिड्यूस करेंगी, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब जैसे ही इसमें भी इन्फ्लेमेशन और पेन थोड़ी सी कम होगी, साथ ही अपने पेशेंट को जो है वो कुछ एक्सरसाइज जो है वो अलाउ करनी है, जो कि वो पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करेगा, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मसल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। कहते हैं कि इफ बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सीवियर केसेस में रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। कहते हैं कि अगर ये सीवियर केसेस हों तो उस कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए, जिसमें जो है फिर डॉक्टर आपकी इमेजिंग स्टडीज़ करेगा, यानी आपकी जो है वो मसल्स की स्क्रीनिंग वगैरह होगी या फिर एक्सरे वगैरह जो है कुछ कंडीशंस में परफॉर्म किया जाएगा। एंड इन रेयर केसेस सर्जिकल इंटरवेंशन, और कुछ रेयर केसेस में जो है वो सर्जिकली भी इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब कहता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द RICE प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि जो इसका जो ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है, ये काम आपने करना है। ये इसके एब्रीविएशन लिखे हैं RICE। आर से रेस्ट, आई से आइस और सी से कंप्रेशन, और ई के साथ है एलिवेशन, यानी ये जो है इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो ये आपने काम करना है इनिशियल मैनेजमेंट के लिए। अगर इससे भी बेहतर नहीं होता तो फिर आपने जो है वो प्रोफेशनल एडवाइस के लिए जो है वो कॉल करनी है, और ताकि आपका पेशेंट का जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो है एवेल्युएशन हो, उसका जायज़ा लिया जाए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की जाए और मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है, उसको पेशेंट को ट्रीट किया जाए। ये यहाँ पे इसका बेसिकली सारा इन्होंने दिया हुआ है कि पेशेंट को जो है वो आप रेस्ट करवाएं, आइस के साथ जो है वो पेशेंट को अलाउ करें, आइस अप्लाई करें, ठीक है, कंप्रेशन दें और एलिवेशन करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द स्पोर्ट इंजरीज। अब स्टूडेंट हमें पता है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेनिंग ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं उनके साथ ये इशू हो जाता है। उस कंडीशन में जी आपने जो है ये PRICE ट्रीटमेंट फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड द क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी आ रही है या कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो उस कंडीशन में PRICE ट्रीटमेंट आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब सबसे पहले पी से क्या है जी, आपने इंजरी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंजरी, स्टॉप यूजिंग द इंजर्ड लिम्ब पैड टू प्रोटेक्ट। अब यानी कि कहता है कि इसमें आपने इंजरी के वाले एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और जहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, इंजर्ड वाले जो लिम्ब है उसको आपने जो है ना उसकी मूवमेंट आपने स्टॉप कर देनी है, और किसी चीज़ के साथ आपने उसको कवर कर देना है। उसके बाद पेशेंट को इसमें भी आपने रेस्ट अलाउ करना है, आइस अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद सी से यही है कि आपने उसको कंफर्टेबल करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और साथ में कंप्रेशन के लिए आपने एक सपोर्टिव बैंडेज जो है वो अप्लाई करनी है। एलिवेशन में आपने जो है वो जो लिम्ब है, ठीक है, या जहाँ पे भी चोट लगी है, एरिया अफेक्ट हुआ है वहाँ उसको आपने एलिवेट कर देना है। आई कहते हैं कि द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द स्पोर्ट इंजरीज इन्वॉल्व्स द एक्रोनियम RICE, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन के। कोई भी स्पोर्ट इंजरीज हो जाती हैं तो उसके अंदर जो है ना आपने ये जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट करनी है वो ये RICE के जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो करना है, ठीक है। रेस्ट द इंजर्ड एरिया, ठीक है, जहाँ पे चोट लगी है उस एरिया को रेस्ट करवाएं, आइस अप्लाई करें, स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस होगी, कंप्रेशन दें, ठीक है, एलिवेट करें। और इनिशियली अगर इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आपने जो है वो मेडिकल एडवाइस लेनी है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है।
नेक्स्ट आ जाता है जी फ्रैक्चर्स एंड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अगर कोई आपके सामने इस तरह का केस आ गया कि पेशेंट की जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है बोन, ठीक है, उस कंडीशन में आपने क्या फर्स्ट एड देनी है पेशेंट को, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो है जी डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर के फ्रैक्चर होता क्या है बेसिकली, कि कहता है कि फ्रैक्चर्स जो है इन्वॉल्व इनिशियल एक्शन टू स्टेबलाइज द इंजर्ड एरिया एंड मिनिमाइज फर्दर डैमेज। कहते हैं कि जब आप फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्रैक्चर्स वाली फ्रैक्चर्स को, ठीक है, तो उससे ये होता है कि इंजर्ड एरिया जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब आपने उस एरिया को स्टेबलाइज करना है जिसकी वजह से फर्दर डैमेज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है जहाँ से बोन की ब्रेकेज हुई है। तो जो है हमें फ्रैक्चर्स बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे आपकी बुक पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन फ्रैक्चर क्या होता है कि जब कोई बोन जो है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हिस्सा, दो या दो से ज़्यादा जो है वो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। अब सामने डिफरेंट तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, समटाइम बोन जो है वो बिल्कुल दरमियान से टूट जाती है, साइड से टूट जाती है, ठीक है, तो डिफरेंट नेचर के फ्रैक्चर्स होते हैं खैर, लेकिन हर जो भी जिस भी किस्म का फ्रैक्चर है उसमें आपने जो है इंजर्ड एरिया को स्टेबलाइज कर देना है, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे मूवमेंट कम से कम हो, ठीक है, मूवमेंट आपने स्टॉप कर देनी है, इस तरीके से फर्दर डैमेज से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। अब जनरल स्टेप्स जो हैं फ्रैक्चर्स के वो ये हैं जी, इंश्योर द सेफ्टी। सेफ्टी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप होता है जिसमें आपने अपनी सेफ्टी और फिर इंजर्ड पर्सन की सेफ्टी को भी देखना होता है कि वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में चेक करना है कि कोई हैजर्ड तो नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसको आपने रिमूव करना है। फिर जी असेस द सिचुएशन, ठीक है, असेस द पर्सन रिस्पॉन्सिवनेस, फिर पेशेंट को पर्सन को आपने चेक करना है, उसको उससे को उसको जो है ना आप करेंगे शोल्डर से आपने पकड़ के हिलाना है, उसको बुलाना है, देखना है पेशेंट एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपने कॉल करनी है इमीडिएटली, ठीक है। अब पेशेंट एक्टिव है, कीप द पर्सन काम, अब पर्सन को आपने रिलैक्स करना है, ठीक है, पेशेंट को जो है वो आपने तसल्ली देनी है, उसे काम करना है और अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो अवॉइड कर देनी है। इमोबिलाइज द इंजर्ड एरिया, अब जहाँ पे भी इंजरी हुई है उसको इमोबिलाइज कर देना है, जैसे किसी लिम्ब पे हुई है, ठीक है, या एरिया पे उससे फर्दर इंजरी ना हो तो उसको हमने उसकी मूवमेंट को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। इनकरेज द पर्सन टू कीप स्टिल एंड नॉट टू मूव द इंजर्ड पार्ट, और पेशेंट को भी आपने कहना है कि वो मूव ना करे और इंजर्ड पार्ट को जो है वो उसकी एक्टिविटी स्टॉप कर दे। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास सपोर्ट द इंजर्ड लिम्ब। अब जो इंजर्ड लिम्ब हुआ, लिम्ब जो इंजर्ड हुआ है, अगर पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको आपने सपोर्ट किस तरह से देनी है, किसी पिलो के साथ दे लें, टॉवल के साथ दे लें, क्लॉथ के साथ दे लें, ताकि मिनिमाइज उसकी जो है ना मूवमेंट हो जाए। उसके बाद है जी अप्लाई कोल्ड कंप्रेस, ठीक है, अगर स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में आपने कोल्ड कंप्रेस देना है, आइस पैक वगैरह जो है वो देने, रैप कर देना है क्लॉथ के साथ, ठीक है, आइस पैक को इंजर्ड एरिया के ऊपर अप्लाई करना है। डू नॉट डायरेक्टली अप्लाई ऑन द स्किन, ठीक है, डायरेक्टली आपने आइस को स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना, इस तरह से स्किन जो है वो डैमेज होने का चांस हो सकता है मजीद। कंट्रोल ब्लीडिंग इफ़ देयर इज़ एन ओपन वाउंड, अगर ओपन वाउंड है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जेंटली प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी क्लीन क्लॉथ के साथ या बैंडेज के साथ। फिर कहते हैं अवॉइड मूविंग द इंजर्ड बोन एंड्स इफ़ देयर इज़ नो ओपन वाउंड, अगर तो कोई भी ओपन वाउंड नहीं है, जख्म खुला हुआ नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में फिर आपने जो बोन के दोनों एंड्स हैं उनको जो है वहाँ से मूवमेंट को स्टॉप कर देना है, अवॉइड करवाना है। सीक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, ठीक है, आपने ये मैनेजमेंट कर ली, उसके बाद आपने 1122 पे जो है वो कॉल करनी है इमरजेंसी, ठीक है, और फ्रैक्चर रिक्वायर प्रोफेशनल एवेल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, इसमें जो है आपको प्रोफेशनल डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी ट्रीटमेंट के लिए, एवेल्यूएशन के लिए, तो इसमें जो है वो आपने एज सुन एज पॉसिबल जब भी होगा तो आपने जो है ना वो डॉक्टर जो है वो कॉल करनी है हेल्प, मेडिकल हेल्प के लिए। प्रोवाइड कम्फर्ट, कीप द पर्सन कम्फर्टेबल, पेशेंट को आपने रिलैक्स रखना है जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती, ठीक है, और इसके अलावा आपने कंसिडर कवरिंग देम विद अ ब्लैंकेट इफ़ नीडेड, और अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को जो है वो किसी कपड़े के साथ कवर कर दें। उसके बाद है जी मॉनिटर फॉर शॉक, ठीक है, कीप एन आई आउट फॉर द साइन ऑफ शॉक, ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट शॉक में ना चला जाए, जैसे उसके लिए कुछ साइंस को चेक करना है, जैसे उसकी स्किन पेल तो नहीं हो रही, रैपिड ब्रीथिंग तो नहीं है, या पल्स बहुत वीक तो नहीं होगी, इफ़ प्रेजेंट प्रोवाइड केयर ऑफ द शॉक, ठीक है, तो शॉक का लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है, तो उसकी जो मैनेजमेंट आपने पढ़ी है वो वाली मैनेजमेंट आपने अप्लाई करनी है। इन केस ऑफ स्पाइनल और नेक इंजरी, अगर स्पाइनल और नेक इंजरी हुई है, मूवमेंट को आपने अलाउ कर देना है हेड और नेक की, अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन एन ओपन एयरवे एंड प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथिंग, ठीक है, तो अगर आपने पेशेंट की मूवमेंट को स्टॉप कर देना है, लेकिन इस बात की एश्योरिटी आपने रखनी है कि एयरवे ओपन है नहीं है, तो फिर आप उस हिसाब से थोड़ी सी मैनेजमेंट करेंगे और पेशेंट को जो है वो रेस्क्यू ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे।
रिमेंबर दैट फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर इज़ अबाउट मिनिमाइजिंग मूवमेंट। तो जो फ्रैक्चर की जो फर्स्ट एड होती है स्टूडेंट, उसमें यही होता है कि आपने मूवमेंट जो है वो मिनिमाइज़ कर देनी है, इंजर्ड एरिया को आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और फिर थर्ड नंबर पे आपने जाके मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट अटेम्प्ट टू रीअलाइन और स्ट्रेंथन द फ्रैक्चर्ड लिम्ब। आपने ये कोशिश नहीं करनी है कि आप खुद से जो है ना वो बोन को रीअलाइन कर दें या फ्रैक्चर्ड लिम्ब को पकड़ के सीधा करने की कोशिश करें, इसकी वजह से फर्दर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका गोल है, आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपने पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, पर उसको कोई भी एडिशनल हार्म यानी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स वगैरह से आपने बचाना है, ठीक है। और फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन, जितनी जल्दी पॉसिबल होता है मेडिकल इंटरवेंशन के लिए आपने जो है वो कॉल करनी है, ठीक है, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और ट्रीटमेंट हो सके। उसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द बर्न्स एंड स्कॉल्ड्स। अब जी वो कंडीशन जिसमें जो है पेशेंट हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एड की मैनेजमेंट करनी है बर्न्स और स्कॉल्ड्स के केसेस में। अब सबसे पहले है जी इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर बर्न्स एंड स्कॉल्ड इज़ क्रूशियल टू मिनिमाइज इंजरीज एंड प्रमोट हीलिंग। अब कहते हैं कि जो फर्स्ट एड इसमें आपने बर्न के और स्कॉल्ड के केसेस में देखनी है, तो फर्स्ट एड जो है स्कार्स और बर्न्स की, ठीक है, वो ये होता है कि आपने जो है वो इंजरी को मिनिमाइज़ करना है और हीलिंग को प्रमोट करना है। अब स्टूडेंट बर्न्स का मतलब क्या होता है, जल जाना, और स्कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे किसी गर्म लिक्विड की वजह से या किसी गैसेस की वजह से जो है पेशेंट की को जो है वो बर्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपने फर्स्ट एड जो मैनेजमेंट है वो ये है जी, आपने इंजरी को मिनिमाइज़ करना है और प्रमोट करना है हीलिंग को। अब इसमें जो आपने काम करना है, स्टेप टू फॉलो आफ्टर स्टीम बर्न। अगर कोई पेशेंट जो है वो स्टीम से बर्न हो गया, ठीक है, स्टीम की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, उस कंडीशन में क्या है जी, टर्न ऑफ द हीट सोर्स। सबसे पहले आपने हीट सोर्स को बंद करना है। सेकेंडली आपने रन कूल वाटर ओवर द बर्न, ठीक है, जो एरिया जला है वहाँ पे आपने पानी डालना है। उसके बाद है जी कवर बर्न विद स्टीराइल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के साथ आपने उसको कवर कर देना है एंड गेट टू अ बर्न सेंटर, और उसके बाद बर्न सेंटर जो है वो आपने कॉल करनी है या पेशेंट को रेफ़र करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी इंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी का यही मतलब यही अगेन कि जो एक फ़र्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपनी सेफ्टी और फिर पेशेंट की सेफ्टी जो है वो देखनी है, और अगर कोई इस तरीके का सोर्स है तो जो जो बर्न या स्कार्ड काज़ कर रहा है तो उसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद है जी स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस को आपने कैसे स्टॉप करना है जी, फॉर हीट रिलेटेड बर्न्स, यानी कि जो कि हीट से बर्न हुए हैं, सच एज़ फ्लेम है, हॉट सर्फेसेस हैं, स्टॉप द बर्न प्रोसेस बाय रिमूविंग द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, यानी कि उस पर्सन को आपने पेशेंट को अपने सोर्स ऑफ हीट से अवे कर देना है, ठीक है। यूज़ अ ब्लैंकेट और क्लॉथिंग टू स्मूथर फ्लेम्स, ठीक है। तो अगर आग के शोले हैं उनके लिए आपने कोई ब्लैंकेट वगैरह या कपड़ा वगैरह यूज़ करना है, और स्क्वाड्स के लिए आपने रिमूव द पर्सन फ्रॉम हॉट लिक्विड और स्टीम। तो जो स्क्वाड के लिए है उसमें यानी कि इसमें भी सोर्स है जो हॉट लिक्विड है या स्टीम है, उससे अपने पेशेंट को जो है वो साइड पे कर देना है। कूल द बर्न्स, कूलिंग विद द वाटर, यानी कि जो जला हुआ एरिया है उसके ऊपर आपने ठंडा पानी डालना है। इमीडिएटली आपने जो बर्न है उसको कूल करना है कूल वाटर के साथ, ठीक है, रनिंग वाटर के साथ, नॉट कोल्ड। एक बात क्या होता है कि यानी बर्फ़ वाले पानी के साथ नहीं, लेकिन नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है, ठीक है, उसके साथ आपने जो है ना फॉर 10 एटलीस्ट 10 मिनट के लिए जो है ना उसके ऊपर पानी डालना है। इसकी वजह से पेन रिड्यूस होगी, फर्दर टिश्यू डैमेज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है डू नॉट यूज़ आइस एज इट कैन काज फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। तो कहते हैं कि जो है आपने आइस यूज़ नहीं करनी, इसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, यानी कि बर्फ़ की वजह से जो स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है जी क्लॉथिंग रिमूवल। रिमूव एनी क्लॉथिंग और ज्वेलरी नियर द बर्न्स। अगर जहाँ पे भी बर्न हुआ है वहाँ पे आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है या क्लॉथ है उसको वो आपने रिमूव करना है, बट बी कॉशियस नॉट टू काज फर्दर इंजरी। लेकिन आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको कपड़े को या ज्वेलरी को रिमूव करते हुए पेशेंट का मजीद डैमेज ना हो। उसके बाद आया है जी असेस द बर्न। बर्न की अब हमने जायज़ा लेना है। असेस द सीवियरिटी ऑफ द बर्न्स। अब बर्न की शिद्दत देखनी है। बर्न्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिग्रीज। 3 तरह के जो है ना स्टूडेंट बर्न्स होते हैं। एक फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट डिग्री बर्न्स का मतलब ये है कि ये सुपरफिशियल होगा, यानी ऊपर वाली स्किन के ऊपर ही होगा, सिर्फ स्किन की आउटर लेयर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। सेकंड डिग्री में ये है कि ये जो है बर्न अफेक्ट करेगा सेकंड डीपर लेयर तक जाएगा, ठीक है, और ग्लिस्टरिंग हो जाएगी, यानी छाले से बन जाएंगे। छाले बनने का मतलब ये है कि ये सेकंड डिग्री का बर्न है। उसके बाद है जी थर्ड डिग्री। अब इसमें यह है जी थर्ड डिग्री के अंदर स्किन की सारी लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, ऑफन विद अ वाइट आर चेयर्ड अपीयरेंस, कि इसमें जो है ना जब स्किन जल जाएगी, ठीक है, सारी लेयर्स जल जाएंगी तो स्किन जो है किस तरह से हो जाएगी, वाइटिश हो जाएगी, या फिर उसकी ख़ास किस्म की अपीयरेंस आती है जिसे हम कहते हैं
जेरेड अपीयरेंस कहते हैं, मतलब ये कि जला हुआ, ठीक है। जेरेड का मतलब होता है जला हुआ। अब यहाँ पे ये देखें डायग्राम में भी स्टूडेंट दिखाया हुआ कि जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें स्किन ऐसे रेडिश होगी, ठीक है, और फर्स्ट लेयर इन्वॉल्व होगी। अब जो सेकंड डिग्री है यानी इसमें स्किन की जो डबल लेयर है वो इन्वॉल्व हुई और ब्लिस्टर बन गया। अब थर्ड के अंदर जो है ना समटाइम तो स्टूडेंट बून भी नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और स्किन की डीपर लेयर के अंदर जाके जो है ना ये ऑल लेयर्स के अंदर पेनिट्रेशन होती है बर्न की, और समटाइम बून भी एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो टिश्यूज तक ये जाती है। उसके बाद आ जाता है कि once cooled or covered the burn with clean or non-stick bandage or cling film to protect it from the infection। कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने, जब आपने इसको ठंडा कर लिया, इनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इस तरह की बैंडेज के साथ जो है या कवर करना है जो कि नॉन स्टिकी हो, यानी चिपकने वाली ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बर्न है, जख्म हुआ हुआ है। तो अगर आप स्टिकी बैंडेज के साथ उसको कवर करेंगे तो वो मजीद जब आप उसको रिमूव करने लगेंगे तो जख्म दोबारा से एक्टिव होने का चांस होता है। पेन मैनेजमेंट में जो इसमें आपने ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स हैं वो देनी है, आपने पेन रिलीवर्स देनी है, ठीक है, ताकि जो है पेन और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सके। डोंट, आगे इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि ये एहतियात आपने करनी है। डोंट यूज़ एडहेसिव बैंडेज डायरेक्टली ऑन द बर्न, ठीक है, एडहेसिव यानी चिपकने वाली बैंडेजेस जो है वो नहीं यूज़ करनी। डोंट अप्लाई क्रीम लोशन और ऑइंटमेंट टू स्वीयर बर्न्स, ठीक है, जो मतलब स्वीयर बर्न्स है, थर्ड डिग्री का बर्न है, उसमें जो है वो कोई भी आपने ऑइंटमेंट वगैरह लोशन या क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं करनी। डोंट पॉप ब्लिस्टर्स के जो ब्लिस्टर्स बने हुए उनको फोड़ना नहीं है आपने। सीक मेडिकल अटेंशन, यानी कि फॉर सीवियर बर्न, ठीक है, स्पेशली अगर बर्न फेस के ऊपर है, हैंड के ऊपर है, या जेनिटेलियस के ऊपर है, फीट के ऊपर है, मेजर जॉइंट्स के ऊपर है, तो इस कंडीशन में जो है या फिर बर्न जो है उसने लार्जर एरिया कवर किया बॉडी का, तो उस कंडीशन में आपने फ़ौरन जो है वो मेडिकल अटेंशन लेनी है। वॉच फॉर शॉक, ठीक है, पेशेंट को अपने शॉक के सिम्टम के लिए भी रूल आउट करना है कि पेलनेस तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं हो रही, रैपिड ब्रीथिंग या वीक पल्स तो नहीं है। अगर कुछ भी इसमें से प्रेजेंट है तो फिर शॉक की मैनेजमेंट आपने देनी है। फॉलो अप केयर है, ठीक है। मॉनिटर द बर्न फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, आपने बर्न वाले एरिया को भी चेक करते रहना है, मॉनिटर करना है कि कोई इन्फेक्शन का साइन तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग या पेन तो नहीं बढ़ रही। अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर आपने जो है वो मेडिकल अटेंशन लेनी है। रिमेंबर दैट इमीडिएट कूलिंग इज एसेंशियल फॉर थर्मल बर्न्स एंड स्कार्स, ठीक है, कि बर्न्स के लिए जो हीट की वजह से बर्न होते हैं, स्कार्स की वजह से होते हैं, उस कंडीशन में आपने उसको जल्दी से जो है वो ठंडा करना है। द सिविरिटी ऑफ द बर्न्स गाइड्स द अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स, ठीक है, कि जो बर्न की सिविरिटी होती है वो हमें इससे मतलब बताती है कि हमें फर्स्ट एड के मेजर्स जो हैं वो मुनासिब तरीके से लेने चाहिए। मेडिकल अटेंशन आपने लेनी है, प्रोफेशनल कॉल मतलब करनी है, ताकि प्रॉपर जो है वो डायग्नोसिस हो सके, कॉम्प्लिकेशन से जाके बचा जा सके और ट्रीट किया जा सके पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है जी फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ द वाउंड्स, कट्स एंड स्टैब्स। अब यहाँ पे जी वाउंड्स फर्स्ट एड, ठीक है, वाउंड यानी ज़ख़म जो हो गया हुआ, ठीक है, उसकी जो है आपने किस तरीके से फर्स्ट एड करनी है। सबसे पहले है जी स्टॉप द ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना है आपने, वाउंड को साफ़ करना है, एंटीबायोटिक अप्लाई करनी है, बैंडेज से कवर करना है और चेंज इट एवरीडे, और उस वाउंड को आपने जो है की बैंडेज जो है वो डेली कवर करना, डेली जो है वो चेंज करनी है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर। अब यानी ये तो अगर छोटा मोटा सा ज़ख़म हुआ तो उसको आपने क्लियर कर लिया इस तरीके से, लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, जिसमें है जी अगर ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो रही, ठीक है, या आपको जो है इन्फेक्शन के साइन नज़र आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे पस्ट फॉर्मेशन हो रही है, पेन हो रही है, बढ़ रही है दर्द, मतलब स्वेलिंग फैल रही है। उसके बाद कहते हैं हैज़ डर्ट इन द वाउंड, वाउंड जो है वो आपका गंदा है ज़ख़म, यानी उसके ऊपर आप कह लें डस्ट वगैरह है, ठीक है, डर्ट वगैरह है। सीन लार्ज और डीप, या फिर जो वाउंड है वो गहरा है, बड़ा है, और या फिर इट्स अ बाइट, या फिर अगर किसी जैसे जानवर ने आपको जैसे बाइट कर लिया, ठीक है, उस कंडीशन में जो है वो आपने डॉक्टर से हेल्प लेनी है। उसके बाद आ जाता है जी स्टेप्स फॉर फर्स्ट एड मैनेजमेंट। इसमें भी जी सेफ्टी को आपने इंश्योर करना है, ठीक है, असेस द सीवियरिटी, ठीक है, आपने वाउंड की जो है ना वो सीवियरिटी को देखना है कि अगर तो माइनर कट है या स्क्रैप्स हैं, ठीक है, यानी खरोच सी आई है, तो उसको आपने खुद ही मैनेज कर लेना है बेसिक फर्स्ट एड से। और अगर सीवियर वाउंड है तो उस कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग अगर आपको देखने में मिल रही है तो आपने फिर मेडिकल हेल्प लेनी है। कंट्रोल ब्लीडिंग, इसके बाद जो है माइनर कट है तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है जी, वाउंड को क्लीन करना है, ठीक है, विद माइल्ड सोप और वाटर के साथ या फिर सोप के साथ आपने जख्म को साफ करना है। उसके बाद अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ, किसी साफ कपड़े के साथ आपने उस एरिया को प्रेस करना है, प्रेशर देना है। उसके बाद आपने ड्रेसिंग करनी है टू कंट्रोल
कंट्रोल द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। अगर ब्लीडिंग सीवियर है, ठीक है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, स्टॉप नहीं हो रही, तो उसमें बैंडेज आपने यूज़ करनी है, क्लॉथ यूज़ करना है, या फिर आपने एक जो है वो फिल्म प्रेशर आपने जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद है जी एलिवेट द इंजर्ड लिम्ब इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है जैसे हाथ पे चोट लगी तो हाथ को आप एलिवेट कर दें, ठीक है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है हाथ की तरफ कम हो जाए। उसके बाद है जी डू नॉट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट लॉज्ड इन द वाउंड, अगर वाउंड के अंदर, जख्म के अंदर कोई चीज़ चुभ गई हुई है, ठीक है, जैसे कोई कांच वगैरह लगा हुआ है वो स्किन के अंदर है, तो आप उसको खुद निकालने की कोशिश ना करें, ठीक है, पेशेंट को स्टेबलाइज करें और मेडिकल हेल्प जो है वो लें। उसके बाद आ जाता है जी क्लीन द वाउंड, जेंटली क्लीन द वाउंड विद द माइल्ड सोप और वाटर टू रिमूव द डर्ट एंड डेब्रिस, के कोई भी डेड है, डर्ट वगैरह है, डेब्रिस का मतलब डेड टिश्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, उनको जो है वो आपने रिमूव करने के लिए वाउंड को साफ़ करना है। वाइट स्क्रबिंग, यानी कि आपने स्क्रब नहीं करना, ठीक है, इसकी वजह से फर्दर जो है वो डैमेज हो सकता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक, आपने जो है वो कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है या ऑइंटमेंट आपने लगानी है, ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना हो। वाउंड को कवर कर देना है किसी ड्रेसिंग के साथ, कपड़े के साथ, साफ कपड़े के साथ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कंटेमिनेशन, की कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो या माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। सिक्योर ड्रेसिंग, ठीक है, सिक्योर द ड्रेसिंग इन अ प्लेस विद द बैंडेज और एडहेसिव टेप, जो ड्रेसिंग आपने की है, ठीक है, उसको किसी बैंडेज के साथ या टेप के साथ जो है वो टाइटली, मतलब आप कहना है सिक्योर कर देना ताकि बैंडेज खुले ना। तो इंश्योर इट इज़ स्नग बट नॉट टू टाइट, कहता है कि ये जो है ना वाउंड को अच्छी तरह से कवर कर रही हो, प्रेशर दे रही हो, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा टाइट ना हो कि ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाए। इमोबलाइज इफ नेसेसरी, कहते हैं कि इफ द इंजरी इन्वॉल्व अ ब्रोकन बोन और ऑब्जेक्ट इम्बेडेड इन द वाउंड, ठीक है, अगर कहता है कि अगर इंजरी के अंदर जो है कोई हड्डी टूट गई है या वाउंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इम्बेडेड हो गया हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने इमोबलाइज कर देना है इंजर्ड एरिया को विदाउट काजिंग फर्दर हार्म, कि उसको मजीद कोई नुकसान ना हो। सीक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग, डीप कट्स के लिए आपने, या फिर कोई भी स्टैबिंग ऑब्जेक्ट है, स्टैबिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्किन के अंदर चुभ गया हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में आपने जो है वो प्रॉम्प्टली मेडिकल अटेंशन जो है वो सीक करनी है। पेन मैनेजमेंट के लिए आपने जो है ओवर द काउंटर पेन किलर्स जो है वो देनी है अपने पेशेंट को। वॉच फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए जो है वो आपने मस्टली जो है वो मॉनिटर करना है, जैसे आपने रेडनेस चेक करनी है, स्वेलिंग देखनी है, पेन तो नहीं बढ़ रही, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो अगर इसमें से कोई सिम्टम आपको नज़र आता है तो उस कंडीशन में भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। ऑल वाउंड, अब यहाँ पे कह रहा है कि जी फर्स्ट एड फ्लश कार्ड, अब कहते हैं जी वाउंड इन्फेक्शन, ऑल वाउंड्स आर एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड, कहते हैं कि जितने भी वाउंड होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वार्निंग साइंस जो हमें नज़र आते हैं इन्फेक्शन की तरफ जो लीड करते हैं, उसमें है जी पेन बढ़ जाती है, ठीक है, रेडनेस हो जाती है, रेडनेस को हम अरिथमिया कहते हैं, या वार्मथ यानी हीट ज़्यादा हो जाएगी उस एरिया की, पस फॉर्मेशन हो सकती है, ग्लैंड स्वेल कर सकते हैं, फीवर हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, जो कि इंडिकेशन है कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन में चला गया है। उसके बाद टेटनस शॉट आ जाता है पेशेंट को, अगर इंजरी हुई है, ठीक है, तो आपने टेटनस की वैक्सीनेशन जो है वो पेशेंट को ज़रूर करवानी है, ठीक है। उसके बाद है जी अगर सीक मेडिकल एडवाइस इफ़ अ टेटनस शॉट इज़ नीडेड, ठीक है, तो टेटनस के लिए अगर मतलब आपको जो है वो इस कंडीशन में भी मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी डॉक्टर से। उसके बाद आ जाता है जी मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग एंड एपिस्टिक्सिस। एक्टिव ब्लीडिंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर जो है कोई कोई वाउंड वगैरह से कहीं से भी जो है ना मसलसल ब्लीडिंग होती जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही, ठीक है, और एपिस्टिक्सिस का मतलब ये है कि जैसे नाक से अक्सर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं नक्सीर फटना, ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट आपने कैसी करनी है। अब है जी सबसे पहले जी स्टेप टू मैनेज एक्टिव ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने के लिए, ठीक है, आपने सबसे पहले जिससे इंश्योर सेफ्टी, ठीक है, अपनी सेफ्टी आपने इंश्योर करनी है अपनी और फिर उसके बाद इंजर्ड पर्सन की। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफ़ अवेलेबल, ठीक है, आपने जो है अपनी सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट अगर आपके पास कोई है तो वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है कॉल फॉर एमरजेंसी मेडिकल हेल्प, ठीक है, मेडिकल हेल्प के लिए आपने कॉल करनी है अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है या लाइफ थ्रेटनिंग है। कंट्रोल ब्लीडिंग, इसके बाद आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ब्लीडिंग की साइड पर आपने जो है वो प्रेशर अप्लाई करना है कि यूजिंग स्टीराइल बैंडेज वगैरह कोई भी यूज़ करते हुए, कपड़े को यूज़ करते हुए या फिर अपने हाथ को यूज़ करते हुए। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आपने ब्लीडिंग वाले लिम्ब को एलिवेट कर देना है, ठीक है, एट अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, ठीक है, टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, के हार्ट के लेवल से मतलब ऊपर थोड़ा सा अपने लिम्ब को ले जाना है ताकि जो है वो ब्लड का फ्लो उस एरिया में कम हो। यूज़ प्रेशर पॉइंट,
इफ़ डायरेक्ट प्रेशर इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर प्रेशर डायरेक्टली मतलब जो है वो इफेक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि कंसीडर अप्लाइंग प्रेशर टू द नियरेस्ट प्रेशरिंग पॉइंट बिटवीन द ब्लीडिंग साइट एंड द हार्ट, ठीक है। कि जो है जहाँ पे वो जख्म है, अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो प्रेशर अप्लाई कर सकें, तो फिर आपने उसके किसी करीबी एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। उसके बाद है जी अप्लाई टॉर्निक्यूट इफ़ नेसेसरी। कहते हैं कि as a last resort, consider using a tourniquet if direct pressure and pressure point are ineffective। अगर कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रेशर भी और प्रेशर पॉइंट पे भी जो है वो आपने प्रेशर लगाया है लेकिन असर नहीं हो रहा, ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही, तो उस कंडीशन में जो आखिरी हल होता है वो ये है जी आपने टॉर्निकेट को जो है ना अप्लाई करना है, ठीक है। अब टॉर्निकेट बेसिकली क्या है कि एक छोटा सा जो है वो एक पाइप है जिसको आपने जो है ना जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उससे पहले जो है ना आपने उसको बांध देना है, ठीक है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई कपड़ा ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ जो है ना ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। प्लेस इट प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द बॉडी टू द ब्लीडिंग साइड, यानी ब्लीडिंग साइड से ऊपर वाली तरफ जो है वो आपने इसको रखना है। बट नॉट यूज़ अ टॉर्निकेट इफ़ यू हैव प्रॉपर, बट ओनली यूज़ अ टॉर्निकेट इफ़ यू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग। कहते हैं कि सिर्फ जो है ना वो टॉर्निकेट ही यूज़ करें अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग है। उसके बाद आ जाता है जी स्टे विद द पर्सन कीप द पर्सन काम एंड रीअश्योर पेशेंट को जो है काम करें, उसको रीअश्योर करें उसको, और साथ में जो है मेडिकल हेल्प जब तक नहीं आ जाती वो पेशेंट के साथ ही रहें। उसके बाद है जी मैनेजमेंट ऑफ द एपिस्ट्रिक्सिस नोज ब्लीड। तो इसमें भी पेशेंट को जो है वो आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। इनकरेज द पर्सन टू स्टे काम। एंजाइटी जो है वो मज़ीद वर्सन कर सकती है ब्लीडिंग को। पोजीशनिंग आ जाती है, तो पर्सन को कहीं के नीचे की बैठ जाए, सिट डाउन एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, और थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाए जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है, कि थोड़ा सा आगे की तरफ जो है ना वो बढ़ जाए। अवॉइड टिल्टिंग द हेड बैक, और जो पीछे की तरफ जो है वो अपने हेड को टिल्ट ना करे, ठीक है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो ब्लड है वो आपके गले में जा सकता है, ठीक है। तो इससे ये जो कंडीशन दिखाई हुई है फर्स्ट वाली, ये जो है वो आइडियल कंडीशन है, ठीक है। पिंच द नॉस्ट्रल, अब आपने नॉस्ट्रल को पिंच करना है जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इंस्ट्रक्ट द पर्सन टू पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल टुगेदर विद द थंब एंड द फोर फिंगर। थंब और फोर फिंगर के साथ आपने जो नॉस्ट्रल्स की दोनों साइडों को प्रेस करना फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट। दिस हेल्प अप्लाई प्रेशर टू ब्लड वेसल्स इन द नोज, और नोज की जो ब्लड वेसल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर जाएगा और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होगी। ब्रीथ थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू जो है वो ब्रीथिंग आपने करनी है। इस तरीके से जब करेंगे तो ब्लड सॉल्व करने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेस, ठीक है। आपने जो है कोल्ड कंप्रेस या आइस पैक जो है किसी कपड़े के अंदर रैप करके तो नोज़ के जो ब्रीच एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी और ब्लीडिंग स्टॉप होगी। अवॉइड इरिटेंट, ठीक है। अवॉइड द पर्सन, एडवाइज द पर्सन टू अवॉइड ब्लोइंग देयर नोज विच कैन डिस्टर्ब क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। कि आपने कहना है कि पेशेंट को कहना है कि वो नोज से जो है ना एयर ब्लो ना करे, ठीक है, जैसे सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो कहते हैं इसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इरिटेंट है लाइक स्मोक है या कोई भी कोई स्ट्रॉन्ग ओडोर है तो उससे भी पेशेंट को अपने अवॉइड करना है। इरिटेंट को अपने साइड पे करना है, अवॉइड करवाना है। मेडिकल अटेंशन के लिए आपने कॉल करनी है अगर 20 मिनट से ज़्यादा वो टाइम हो गया और स्टिल ब्लीडिंग परसिस्ट है, ठीक है, या बार बार हो रही है, तो आपने डॉक्टर को कॉल करनी है। यूज़ नेज़ल पैकिंग, ठीक है, इफ़ नेसेसरी इन सम केसेस मेडिकल प्रोफेशनल may use nasal packing to control bleeding, persistent bleeding, ठीक है। तो फिर जो है वो नोजल पैकिंग की जाती है, यानी कि नोज़ में क्या होता है कि कुछ जो स्टीराइल ड्रेसिंग होती हैं, ठीक है, बैंडेजेस होती हैं, उनको क्या किया जाता है कि नोज़ में जो है वो डाला जाता है जिस तरफ से ब्लीडिंग हो रही होती है, और उसको जो है ना टोटली एक प्रेशर देके कवर किया जाता है। इसको हम नेज़ल पैकिंग कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट। आज आपके मज़ीद 5 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके पेपर्स आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।